हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि रहेगा एमरजेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। ठीक है, जो भी यूरोपियन स्टेट थे या जो भी यूरोपियंस थे जो भारत में आए थे, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन थे और वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, और आगे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज तो हम इनका एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, कि वो कौन थे और कब आए थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, द अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया विगेन दी न्यू चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री। मतलब जब यूरोपियंस थे जो भारत में आए थे, तो जब वो भारत में आए थे तो वहाँ से एक भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय की जो थी वो शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इट स्टार्टेड विद द ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन बट इवेंचुअली लीड टू पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड कॉलोनाइजेशन। हालांकि ये जो शुरुआत में जब आए थे तो ये ट्रेड पर्पसेस के लिए ही यहाँ पे आए थे। ठीक है, पर बाद में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉलिटिकल डोमिनेशन भी हासिल कर ली थी और यहाँ पे अपनी कॉलोनीज भी जो थी वो एस्टेब्लिश कर ली थी। ठीक है, जो कि अंततः रही थी कब तक, जब तक हमारे प्यारे भारत को आज़ादी प्राप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, तो जैसा आगे लिखा गया है, फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड सेवरल यूरोपियन नेशंस competed फॉर कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड एंड टेरिटरीज। ठीक है, तो आपस में भी जो बहुत सारे यूरोपियन शक्तियां थी, जैसे कौन कौन से थे, वैसे पोर्चुगीज थे, डच थे, इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, डेनिश थे। ठीक है, इनमें भी आपस में संघर्ष होते रहते थे कि कौन सा जो यूरोपियन शक्ति है वो भारत के ट्रेड पर अपना अधिकार जमा पाएगी। ठीक है, तो ये भारत के ट्रेड और टेरिटरीज के लिए भी आपस में ये लड़ते रहते थे। ठीक है, तो चलो आगे जानते हैं इनके बारे में। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, शुरू में तो ये ट्रेड के पर्पस के लिए ही यहाँ पे आए थे। ठीक है, क्योंकि भारत को जो था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मसाले उगाए जाते थे। ठीक है, और कॉटन बहुत सारा उगाया जाता था, सिल्क बहुत ज़्यादा उगाया जाता था, और बहुत सारे जो प्रीसियस जो मूल्यवान स्टोन पत्थर थे वो यहाँ पे पाए जाते थे। ठीक है, तो इनके ट्रेड के पर्पस के लिए ही ये यहाँ पे आए थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, टू एक्सपेंड ट्रेड स्पेशली इन स्पाइसेस, जैसे मसाले, सिल्क, कॉटन एंड प्रीसियस स्टोन्स। ठीक है, इनके लिए ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, और इनके आने से ही जो था वो नए समुद्री जो रास्ते थे उनकी खोज हुई और बहुत सारी मार्केट्स जो थी वो एस्टेब्लिश्ड हुई यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार भी यहाँ पे आके किया था। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को भी यहाँ पे फैलाया था, और इन्होंने जो थी वो अपनी कॉलोनीज भी यहाँ पे स्थापित कर ली थी। ठीक है, पर जो मेन ऑब्जेक्टिव इनका शुरुआत में जो था वो ट्रेड ही था। ठीक है, पर जैसे जैसे इन्होंने देखा यहाँ के रूलर्स जो थे आपस में ही यूनिटी नहीं थी जिनकी। ठीक है, वो आपस में ही पावर के लिए झगड़ते रहते थे, तो उन चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया और यहाँ पे रूल करने लग पड़े थे। ठीक है, जो कि इनका रूल रहता है जब तक भारत आज़ादी प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक है, तो 1947 तक जो था ये रूल करते हैं यहाँ पे। तो जो सबसे पहले यूरोपियंस जो थे जो कि भारत में आए वो थे पोर्चुगीज़। ठीक है, पोर्चुगीज़ आए थे 1498 में और 1663 तक यहाँ पे रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे, पोर्चुगीज आए थे। ठीक है, तो पोर्चुगीज का एक गवर्नर था, वो कौन था, वास्को डी गामा। ठीक है, जो कि कालीकट पहुंचा था। ठीक है, जो कि सदर्न इंडिया में है। ठीक है, कालीकट पहुंचा था कब, 1498 में। ठीक है, तो बोला जाता था कि इसी ने ही जो था वो समुद्री रास्ते की खोज की थी। कब की थी, 1498 में ये कैलिकट पहुंचा था। ठीक है, और उसके बाद जो कैप्चर किया था, गोवा को कैप्चर कर लिया था 1510 में। किसने, जो एक और इनका गवर्नर था वो कौन था, अल्बुकर्की। ठीक है, अल्बुकर्की जो था, इसने जो था वो कैप्चर कर लिया था गोवा को। ठीक है, और डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि इनका डिक्लाइन हो गया था। डच और इंग्लिश जो थे इनके मेन कंपटीटर थे, जिसके बाद जो था
कंपटीशन बढ़ गया था और उसके बाद जो थे अपनी कंपनी बेच बूझ के इंग्लिश को यहाँ से चले गए थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पोर्चुगीज़ के बारे में ये जो था ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि इनकी टाइमलाइन क्या है। ठीक है, अब जो दूसरे थे इनके बाद जो आए थे वो आए थे डच। ठीक है, जो डच जो थे तो कई जगह 1605 दिया गया है, कई जगह 1602 दिया गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये जो आए थे 1605 से लेके 1750 तक इनका टाइमलाइन रही है। ठीक है, इन्होंने जो था अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो लगाई थी मसूलीपट्टनम में। कब लगाई थी? 1605 में। ठीक है, 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, पर ये जो आगे थे वैसे वो आगे थे 1602 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। इनके जो मेन सेंटर थे, ट्रेडिंग सेंटर जो थे वो कौन कौन से थे? एक पुलिकट था, एक नागापट्टनम था, ठीक है, कोची था, और चिंसुरा, ये भी इनका मेन सेंटर था, मेन ट्रेडिंग सेंटर था। यहाँ से ही अपना ट्रेड चलाते थे। ठीक है, और ये जो थे ये अपनी संप्रभुता खो बैठे थे और इन्होंने जो अपनी जो कंपनी थी वो बेच दी थी इंग्लिश को। कब? जब ये बैटल ऑफ बदेरा हार गए थे। किसके खिलाफ? इंग्लिश के खिलाफ। ठीक है, कब? 1759 में। ठीक है, अब अगले जो यूरोपियंस थे वो थे इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश जो थे कई जगह दिया गया है कि वो 1599 में जो थे भारत में आ गए थे, पर इन्होंने जो अपनी पहली कंपनी थी वो एस्टेब्लिश की थी कब? 1600 में। ठीक है, कब की थी? 1600 में। 1600 में भी कब? पर्टिकुलर डेट जो है वो 31 दिसंबर 1600 जो थी वो पर्टिकुलर डेट है जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो थी वो बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो कंपनी थी वो बनाई थी और इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो सूरत में एस्टेब्लिश की थी। कब? 1613 में। ठीक है, 1613 में जो था इन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम आगे जो आने वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और इनकी जो विक्ट्री हुई थी कौन कौन सी बैटल में? एक प्लासी में और एक बक्सर में। ठीक है, यहीं से ही ये जो दो बैटल्स ही इन्होंने जीती थी और यहीं से इनके पॉलिटिकल राजनीतिक डोमिनेंस की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और यहीं से ही इनका रूल जो था वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है भारत में। ठीक है, और इन्होंने जो था वो रूल किया था कब से कब तक? जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश के रानी थी, ठीक है, राजा थे, उन्होंने रूल किया था 1800 मतलब 1858 से लेकर 1947 तक भारत में रूल किया था फिर। ठीक है, पॉलिटिकली भी सारा और ट्रेड भी सब कुछ अपने हाथों में ले लिया था। अगले जो थे वो थे फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच जो आए थे वो आए थे 1664 में और 1761 तक भारत में रहे थे। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फाउंड हुई थी कब? 1664 में। ठीक है, इनके जो मेन सेंटर थे वो कौन कौन से थे? एक तो पौंडीचेरी था और चंद्रनागौर था। ठीक है, माहे था, करिकाल था, ये जो थे इनके मेन ट्रेडिंग सेंटर थे। ठीक है, और ये जो थे बैटल ऑफ बंडिवास हार जाते हैं, जिसके वो कब होती है वो बैटल? वो होती है 1760 में, और ये जो था अपनी कंपनी जो थे वो इंग्लिश को बेच देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आए हैं वो आए हैं डेनिश। ठीक है, वो आए हैं 1616 में। ठीक है, जो डेनिश जो थे वो कब आए हैं? 1616 में। ठीक है, और कब तक रहे हैं? 1845 तक। ठीक है, ये जो थे इनके जो थे बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत छोटे ट्रेडर्स थे ये। ठीक है, इनके जो ट्रेडिंग सेंटर थे वो कौन कौन से थे? वो थे, एक ट्रकुबार था, एक श्रीरामपुर था। ठीक है, ये भी अपना जो पोसेशन था, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो सोल्ड कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। कब? 1845 में। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो पोर्चुगीज़ थे वो थे, क्या थे? वो आए थे कब? 1498 में और 1663 तक रहे थे। मतलब 1663 में जो था इन्होंने अपनी, वैसे तो कंपनी जो थी वो इंग्लिश को बेच दी थी, पर ऐसा बोला जाता है कि इनके जो ट्रेडिंग सेंटर थे जैसे गोवा में थे। ठीक है, गोवा जो था वो कब आज़ाद हुआ था पोर्चुगीज़ से? वो हुआ था 1961 में। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो पोर्चुगीज़ है ये फर्स्ट पहले जो थे वो भारत में आने वाले यूरोपियंस थे और लास्ट में भारत से जाने वाले भी यही थे। ठीक है, तो गोवा जो था वो आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1961 में, जब ये पोर्चुगीज़ से आज़ाद हुआ था। ठीक है, तब तक यहाँ पे पोर्चुगीज़ का राज रहा था। ठीक है, गोवा पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था थोड़ा सा ओवरव्यू जो यूरोपियन पावर्स थी इंडिया में, उन पे आगे हम अब वन बाय वन इन यूरोपियंस पावर को
अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनका जो जो भी इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी इनके गवर्नर्स रहे हैं, जो भी इन्होंने बैटल फाउट की हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।